हेलो गाइस, वेलकम टू द काउस कॉर्नर वंस अगेन। और बहुत ही बड़ा दिन आज हुआ था यूनियन बजट पास एंड आई एम लाइव फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। और वो यहाँ से हम थोड़ा एनालाइज करेंगे बजट का, और सब ज्यादा से ज्यादा हम ट्राई करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई जितना करा जाए ताकि एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आए। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हर साल बजट आता है, लेकिन एक कॉमन मैन को पता ही नहीं चलता कि वो सब उसके ऊपर कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, तो क्या ये हुआ सब चीज कैसे हम ध्यान हुआ रख। पता ही हाँ। नहीं। और हाँ, तो फिर अब मेरे को पता नहीं है कौन सा बजट था, क्योंकि इतना ज्यादा इस पे मैं ध्यान नहीं दे पाया आज। लेकिन फिर भी स्मिथ ने बताया है, और स्मिथ बैठे ही है नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन की छत्र छाया में। तो शुरू करते हैं। तो स्मिथ यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यूनियन बजट 2021। हाँ स्मिथ। 2021 चलो तो पहले समझ लेते हैं कि यूनियन बजट होता क्या है बेसिकली। तो यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट बेसिकली अगर देश को कंपनी मान लें तो देश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस साल के लिए। ठीक है। हमारे देश में सबको पता है कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक चलता है हमारा 31 मार्च सॉरी चलता है अपना फिस्कल ईयर। ठीक है। तो अभी दो टाइप के बजट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट क्या होता है कि रेवेन्यू में पैसे कहाँ से लाती है सरकार, टैक्स से लेकर आई, नॉन टैक्स से लेकर आई, ये सब से। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया रेवेन्यू में कि डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो दिन हर रोज जो गवर्नमेंट को चलाना है वो उसका एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल में आपका जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है पब्लिक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, आरबीआई से, वो उनका रिसिप्ट हो गया बेसिकली। और पेमेंट्स जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, जो खर्चा करना होता है, उनका एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये बजट में बहुत आया फिस्कल डेफिसिट कम करना है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब खर्चा रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए सरकार का, तो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो उसको सरकार क्या मतलब किसी का भी हो ना, वो तो डेफिसिट तो यही हो। उसको अगर वो सरकार करती है तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, हमारा होता है तो हम लोकल उस पे आ जाता है ऐसा। ठीक है। तो अभी अपने ये जो बजट आया था ये 6 पिलर्स पे खड़ा किया गया बेसिकली। स्टम्प, क्योंकि ये डेकेड का पहला बजट था, राइट? तो क्योंकि बजट जो होता है वो हमेशा आगे के लिए होता है, एक ईयर के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है कभी, वो आगे के लिए पूरा पिलर के टाइप। तो पहला फोकस एज यूजुअल जैसे अपना कोविड चल रहा है तो हेल्थ पे। ठीक है। फिर फिजिकल और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में देश का। फिर एस्पिरेशनल इंडिया, नहीं कि आगे का इंडिया कैसा होगा 2030 में, 2050 में कैसा होगा। फिर ह्यूमन कैपिटल को इम्पोर्टेंस देने की, जॉब्स बढ़ाना बेसिकली। फिर इनोवेशन और R&D। अभी से अपने इंडिया में सबको पता है कि इनोवेशन और R&D बहुत कम है। ब्रेन ड्रेन इंडिया में बहुत ज्यादा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब कि जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं। तो इनोवेशन बढ़ेगा तो उससे वो कम होगा। और फिर ये तो हमेशा से इस गवर्नमेंट का रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्न, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम, लेकिन गवर्न करने के लिए एक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट हो। ठीक है। पहला था हेल्थ योजना, आत्मनिर्भर हेल्थ योजना। उसके लिए 64,000 करोड़ रुपीस इम्प्लीमेंट होंगे नेक्स्ट 6 सालों में। अभी जैसे कोविड आया तो कोविड का उतना इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज सामने है कि हमारे पास इमरजेंसी सेंटर्स ही नहीं है। कि अगर किसी को रिपोर्ट करना हो कहीं पे तो सीधा दिल्ली है या मुंबई है, जिसमें मेनली दिल्ली है क्योंकि एम्स दिल्ली में है, इसीलिए। तो वो ऐसे 15 इमरजेंसी सेंटर सेटअप होंगे बेसिकली, ये हुआ। ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन, इसमें क्या है, पानी हर घर तक पानी पहुंचाना। हाँ, जो नेक्स्ट 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी इस पे। 5 सालों में वो डिवाइडेड हो जाएगा। इसको मैं कहीं पे आप लोगों को अपना इनपुट डालना हो तो डाल दीजिए। हाँ, कंटिन्यू कर लास्ट में अभी तो। उसके बाद स्वच्छ भारत 2.0 लॉन्च किया गया। पहला जो कंपेरेटिवली सक्सेसफुल था तो उसको स्वच्छ भारत को एक बूस्ट दिया गया 2.0, जिसका फोकस अब अर्बन सिटीज पे होगा, मतलब सिटीज पे ज्यादा होगा ऐसा, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए ऑलमोस्ट दिया गया है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एक वॉलंटरी पॉलिसी है, मेरा और आपका मन है तो इसमें पार्ट लेना है।
इसमें क्या है कि हर गाड़ी को एक फिटनेस टेस्ट पास करना रहेगा। जैसे ह्यूमंस के लिए फिटनेस टेस्ट होता है, वैसे सब गाड़ी के लिए भी आ गया। ठीक है, तो गाड़ी को क्या है कि अगर पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल पुरानी गाड़ी है तो उसको टेस्ट पास करना रहेगा रोड पे चलाने के लिए, और कमर्शियल है तो 15। अभी इसके पीछे क्या इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस है कि एक इन्वायरमेंट क्लीन चाहिए इंडिया को, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में से 7 हमारे हैं। ठीक है, और प्लस ये है कि 2030 तक गवर्नमेंट का एम है कि पेट्रोल डीजल की व्हीकल रोड पे नहीं होने चाहिए, नई गाड़ियां, पुरानी नहीं, नई गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द सेंस की पुरानी गाड़ियां रोड से हटेंगी तो लोग नया लेंगे तो गाड़ी ज्यादा बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उस टाइप से। वॉलेंट्री है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये न्यूज ने सबसे ज्यादा मार्केट को मतलब अफेक्ट किया है, क्योंकि इसकी वजह से सारे जो कार बनाने वाली का ऑटोमोबाइल सेक्टर है 6% बढ़ा है आज। मतलब तो ये अच्छी पॉलिसी है लग रही है, क्योंकि बहुत अभी वॉलेंट्री है, लेकिन ये उम्मीद बाद में वो बाद में मैंडेटरी हो जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा, 20 साल पुरानी को हटाओ। हाँ। लेकिन फिर एज भी तो नहीं होती ना, कोई भी गाड़ी हो 15 साल के बाद तो मतलब उसका हो ही जाता है। 15 साल भी अगर आपका 4 व्हीलर चल रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है भाई। बट इंडिया में ऑन रोड बहुत ज्यादा है ना, तो अभी भी देख कितने सेंट्रोस घूमती रहती हैं फर्स्ट जनरेशन वाली, वैसा तो उनको हटाना जरूरी है। और ये वो भी है ना कि मतलब अभी तो स्टार्ट है तो 15 साल रखा है, फिर आगे 10 करेंगे, फिर 5 करेंगे, इस हिसाब से। फिर एक ये फर्स्ट टाइम बजट में आया है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFIs। ठीक है, अब ये इसलिए सेटअप किया गया है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है, जो स्क्रैच से बनाया जा रहा है किसी जमीन पे कोई प्रोजेक्ट, कोई पहले कभी उस पे कुछ बनाया नहीं गया है। अगर पहले कभी बनाया गया तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं, अगर स्क्रैच से आ रहा है तो ग्रीन फील्ड बोलते हैं। तो उसको फाइनेंसिंग के लिए फैसिलिटेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, तो गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पे है अभी। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक, उसके पैसे लाने के लिए, बेसिकली पैसे जुगाड़ने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल में ये भी आया है कि 2 PSU बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, वो भी है, और एक अच्छा आगे है। ओके। फिर एक है ये PLI स्कीम्स। PLI स्कीम्स क्या होता है कि इंडिया में लार्ज स्केल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो आप जो मैन्युफैक्चर करते हो तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव मिलता है प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट की तरफ। अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे हर चीज A to Z, असेंबल नहीं, मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ये PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो गवर्नमेंट उतना ज्यादा इंसेंटिव देगी। तो अभी जैसे मेड इन इंडिया का ज्यादा फोकस है, आत्मनिर्भर का ज्यादा फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए इंडिया, उसके लिए स्कीम लाया गया बेसिकली। तो प्रोड्यूसर्स को एक इंसेंटिव मिलेगा कि इंडिया में हम बनाएंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, इस हिसाब से। उसके बाद टेक्सटाइल पार्क्स। अब ये मेन चीज क्या है कि आज से 15 साल 20 साल पहले इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स इन टेक्सटाइल्स, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हो गया कि वो सारा मार्केट या तो बांग्लादेश जा चुका है या तो वियतनाम जा चुका है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप और US में 5 और 4% पे आके अटक गया है बहुत सालों से। एक्सपोर्ट्स किस चीज का? रेडीमेड गारमेंट्स का, जो बांग्लादेश और वियतनाम कर रहे हैं अभी। तो उसके लिए 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, उसको बूस्ट देने के लिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पाइपलाइन से गैस पानी सब चीज पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया। इससे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले बजट में हुआ था और कंप्लीशन 2025 का टारगेट है इसका। ठीक है, उसके बाद रेलवेज को क्या दिया गया? रेलवेज का टोटल बजट आउट ऑफ द टोटल बजट ऑफ द कंट्री था 1,10,00,000 करोड़। ठीक है, 1,10,000 करोड़ था, जिसमें से बिगेस्ट है अभी तक का, बिगेस्ट है आज तक का। फिर फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं इंडिया में, करेक्ट? तो फ्रीट कॉरिडोर्स क्या है? फ्रीट कॉरिडोर्स क्या है कि करेंटली एक ही ट्रैक पे मालगाड़ी भी चलती है और पैसेंजर गाड़ी भी चलती है। तो उसके कारण या तो पैसेंजर डिले होता है या तो फ्रीट वाला डिले होता है, मालगाड़ी डिले होता है। तो वो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक अलग से फ्रीट कॉरिडोर ही बना दिया गया, ईस्ट और वेस्ट। अभी उधर उसमें सिर्फ मालगाड़ी जाएगी।
ईस्ट और वेस्ट अभी चल रहा है, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, फिर नॉर्थ साउथ चालू होगा, ठीक है। तो उसमें ईस्टर्न का एक सर्टेन पार्ट तो अब चालू भी हो चुका है, छोटी दूरी, तो उसको मोनेटाइज किया जाएगा। मोनेटाइज इन द सेंस कि रेलवेज उस पे कम दामों पे आना ले जाना करेगी, तो पैसे आएंगे रेलवेज को बेसिकली उसमें, जो ट्रक तो मतलब रोड के मुकाबले रेलवे में कम सस्ते में आप भेज सकते हो, उस टाइप से। हाँ, और जल्दी भेजना है तो ये यूज करो। हाँ, और ब्रॉड गेज जो है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, जहाँ पे अभी डीजल इंजन यूज होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन यूज करने का है दिसंबर 2023 तक। और फिर वही कि ईस्टर्न WFC EFC कमीशन का टारगेट रखा गया कि जून 2022 में चालू हो जाए पूरे दोनों फ्रीट कॉरिडोर्स। उसके बाद सबसे बड़ी चीज बजट में आज तक का, कोविड और हेल्थ के लिए, हेल्थ सेक्टर के, पहली चीज 137% का इंक्रीज हेल्थ बजट में। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 2,23,000 करोड़ रुपए दिया गया है हेल्थ बजट, ठीक है, जिसमें से 35,000 करोड़ सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन को अलॉट किया गया है, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर बाहर रहेगा, लेकिन पूरा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है। एक पहले फेज में यानी कि जो अभी मिल रहा है, जिसका अप्रॉक्स टारगेट है कि 70,000 करोड़ लोगों को मिलेगा, उसका है कि 255 रुपए एक डोज होगा, तो नियर अबाउट 550 जितना दोनों डोज को पड़ेगा कॉस्ट। 550 में 510 रुपया। हाँ, 510 रुपया अगर फर्स्ट फेज पे, बाद में फिर अप या डाउन हो सकता है डिपेंडिंग गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती। उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट, अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स जो इस गवर्नमेंट ने लिया है 2014 से। इसमें बेसिकली भारतमाला में क्या है कि 80,000 किलोमीटर रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, रोड भी नहीं हाईवे बेसिकली, ठीक है, जिसमें से जिसका टोटल कॉस्ट अराउंड 5 लाख करोड़ रुपए आने वाला है इसका। और इसमें है कि 550 डिस्ट्रिक्ट को मिनिमम 4 लेन हाईवे से कनेक्ट करना है ऑल ओवर इंडिया। भारतमाला क्यों नाम है कि अपना नीचे का जो पेनिनसुला है वो ऐसा है, करेक्ट, माला के शेप, ये पूरा कनेक्ट करना है बेसिकली, इसलिए। जिसमें से 13,000 करोड़ का अवार्ड दिया, मतलब टेंडर दिया जा चुका है ऐसा, जिसमें से 38,000 कंप्लीट है, 8,500 कंप्लीट होना बाकी है, और 22 तक उसका टेंडर मिल जाएगा। और 11,000 सरकार बनाएगी हाईवेज, बेसिक NH। फिर NH के और प्रोजेक्ट्स दिए गए। अब ये तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम, ये चारों हैं जिसमें इलेक्शन होने वाला है, तो इन सबको प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, सबको NH के प्रोजेक्ट्स दिए गए। गोवा को भी सबसे ज्यादा पैसे मिले। हाँ, गोवा का क्या है कि गोवा का 60th शायद एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस का, क्योंकि इंडिया के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट। गोवा 1961 में इंडिपेंडेंट हुआ है अपने, अपने 1947 में हुआ है, तो उनका 60 ईयर्स है, तो शायद इसलिए उनको दिया गया सेलिब्रेट करने। अच्छा है, वो वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है। हाँ, प्लस कोरोना फ्री भी है इंडिया में। हाँ। और इंश्योरेंस सेक्टर को क्या गया, 49% ही पहले अलाउड था FDI, अब उसको बढ़ा के सीधा 74% कर दिया गया। गजब कर दिया है। मतलब और बाहर की कंपनीज आ सकती हैं। अभी इंडिया में कौन है, अलायंस है, AIA है, AIG है, लेकिन वो सबको इंडियन कंपनी से टाई अप करके इंडिया में लॉन्च करना पड़ता है। अब वो मतलब अकेले आ जाएंगे? नहीं, आना अभी भी वैसे ही पड़ेगा, लेकिन और ज्यादा आ सकते हैं, और सकते हैं, इसलिए अच्छा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजाज अलियांस, हाँ, इसलिए इंडिया में नाम बजाज, अलियांस, टाटा, AIA ऐसा नाम होता है। फिर अमेंडमेंट, ये बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट होगा इंश्योरेंस एक्ट में। और एक अभी के सेबी का जो एक्ट है, वो सेबी का, फिर गवर्नमेंट का, फिर डीमैट का, ये सब का एक्ट मिला के एक एक्ट बनाया जाएगा सिक्योरिटीज मार्केट को। और जो अच्छा है, बहुत सारे एक्ट हैं अभी करंटली, बहुत एक्ट है। हाँ, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं, इसीलिए। अच्छा, फिर एक CA स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। हाँ, CA इजी हो गया। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E-कोर्ट्स, यानी कि इंडिया में केसेस बहुत पेंडिंग है, बहुत केसेस पेंडिंग, तो E-कोर्ट सेटअप किए जाएंगे। आप वीडियो कॉल के ऊपर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर केस सेटल करो, बेसिकली जो भी करना है उसके लिए। सारे ये फाइनेंस से रिलेटेड है। हाँ।
फिर डिसइन्वेस्टमेंट्स, अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट या फोकस जो गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसका टारगेट है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए आने चाहिए गवर्नमेंट के पास डिसइन्वेस्ट करके। जितना भी अनाउंस हुआ है, कौन कौन से अनाउंस हुआ है, BPCL, पवन हंस, एयर इंडिया, कॉनकोर, ये सब 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए बेसिकली। जैसा सुप्रीम बोल इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट बोल रहा है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ही है वो सेम है। हाँ, अच्छा। जैसे सुप्रीम बोल रहा था, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें से एक IDBI बैंक है, दूसरा कौन है डिटेल नहीं बताया है अभी। और LIC का IPO आएगा, बेसिकली वो भी एक फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है। और एयर इंडिया तो कब से ट्राई कर रही है गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्ट हो जाए, कर ही ले। हाँ, 4 सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब मैक्सिमम स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के पास रहेगा। बाकी जितने भी हैं सबको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब वो 4 सेक्टर कौन है ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया है अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली रेलवे होगा, डिफेंस होगा, और तो कोई हो सकता है। और फिर आता है वापस डिसइन्वेस्टमेंट्स को फास्ट करने के लिए नई कंपनी सेटअप की जाएगी। अभी क्या है इंडिया में कि बहुत सारी PSUs हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके पास जमीनें बहुत हैं, लेकिन वो जमीनों को यूज नहीं होता है, तो बड़ी है सरकारी जमीन, ठीक है। तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एक कंपनी सेटअप की जाएगी जो इसको इजीली मोनेटाइज कर, मतलब बेच पाए। तो क्योंकि इन सबके पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स हैं, लैंड क्लियर होगा तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इजी हो जाएगा इस टाइप। राइट। फिर ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन आया है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट देने के लिए इंडिया में। तो 2,500 में से 100,000 मिलेगा सोलर एनर्जी के लिए और 1,500 मिलेगा IRDA को। IRDA इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको मिलेगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने के लिए बेसिकली, जैसा फोकस है कि 2030 तक इंडिया को करना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी हो इंडिया में से, उसके। फिर बैड बैंक का सेटअप, अगेन वन ऑफ द मेजर हाईलाइट। बैड बैंक बेसिकली क्या होगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा इंडिया में जिसका काम सिर्फ NPS रिकवर करना होगा। अभी क्या है बैंक, क्योंकि बैंक अभी जो मेजर जो है वो फ्रेश बिजनेस पे फोकस ही नहीं कर पा रही है जो बैंक्स हैं इंडिया में, क्योंकि उनके NPS बहुत ज्यादा है, तो उनका ध्यान वो रिकवर करने में ज्यादा है। तो जिस बैंक मैनेजर का काम NPS रिकवर करना है ही नहीं, वो उस पे फोकस करता है कि मुझे वो लेकर आना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाएगा बैड बैंक नाम से, ठीक है। जो इसका काम ही यही होगा कि NPS लेकर आओ, कि बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो फ्रेश बिजनेस पे फोकस कर पाए बेसिकली। बाउंसर लोग, मतलब रिकवरी वाले ये लठ लेके दौड़ेंगे अब लोगों के पीछे। पैसा तो वो वही होगा यार, एक्शंस लिया जाएगा जल्दी से जल्दी, लोग पैसा नहीं दे रहे। फिर शिपिंग इंडस्ट्री बनाने का सागरमाला प्रोजेक्ट, बेसिकली जैसे भारत माला है वैसे सागरमाला है, क्योंकि इंडिया में शिपिंग इंडस्ट्री उतनी बड़ी है नहीं, अगेन बांग्लादेश में बहुत बड़ी है। तो वही शिप रिसाइकलिंग को इंडिया में को बढ़ाना है बेसिकली। फिर उसी के लिए 20,000 करोड़ दिया गया है। PPP मोड होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। वैसे ही फिशिंग हब्स के लिए 5 फिशिंग हब्स बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में सीवीड पार्क बनाया जाएगा, जहाँ पे अलग अलग स्पेसीज के अलग अलग बैक्टीरिया सब एक जगह पे होंगे बेसिकली इसी से। हाँ। फिर सोशल सिक्योरिटी, गिग ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं या ये अपने डिलीवरी बॉयज जो होते हैं, स्विगी जोमेटो वाले, ये सब को एक ग्रुप में लाया गया है कि ये भी एक ऑक्यूपेशनल सेक्टर है इंडिया में। फ्रीलांसर्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग, ओला उबर वाले भी आ जाएंगे ना। ओला उबर वाले कि जब मन किया जॉब पे गए, जब मन किया नहीं गए, वो सब भी एक सेक्टर हो गया है बेसिकली। तो उनको मिनिमम वेजेस के अंदर लाया जाएगा कि इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए उनको, कि मतलब बेसिकली वो हैरेसमेंट ना हो पाए कंपनीज की तरफ से। और वुमेन को नाइट शिफ्ट में हर जॉब कैटेगरी में अलाउड कर दिया गया है, पहले नहीं था, अब उनको अलाउड। तो ये अच्छा है। हाँ,
उसके बाद एक नेशन एक राशन कार्ड, ये 32 स्टेट्स और यूटीज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कि आप एक ही कार्ड रखिए, उसी से आप सस्ते दामों पे राशन खरीद सकते हैं। फिर फिस्कल डेफिसिट, अभी फिस्कल डेफिसिट इस साल का, मतलब जो अभी 31 मार्च को जो साल खत्म हो जाएगा फिस्कल ईयर, उसका है 9.5% ऑफ जीडीपी बेसिकली। तो बेसिकली गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ, वो टारगेट है कि अगले मार्च 2022 में 31 मार्च में 5.8 कम करके 6.8 पे लाया जाए और 2030 तक 5.85 पे लाया जाए, ऐसा, जो अगेन अच्छा 5.85 भी बहुत बड़ा है। इनिशियली टारगेट इसका 3% ही होना चाहिए। हाँ, अब लेकिन ये है ना कि 2030 तक है, तो मतलब 9.5 से 5.85 एक तरह हल्का सा आधे से ज्यादा है ना। आधा भी अगर हम कम कर लेते हैं तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, लेकिन होना वो 3% ही चाहिए आइडियल रेशियो, लेकिन हाँ तो भी बहुत ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, कमाने का जरिया बहुत कम हो गया है इस हिसाब से। पर ये साल तो होना ही था क्योंकि इस बार तो गवर्नमेंट ने ही खर्चा किया है 9.5 इसलिए। उसके बाद ITR हो गया, टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है, बेसिकली जैसा था वैसा ही है। और 75 साल से ऊपर वालों को अब ITR भरने की कोई जरूरत नहीं, और पेंशन पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा अब बेसिकली। चलो बढ़िया। पेंशन तो अब मिलते भी नहीं है, मतलब पुरानों को मिल रही है। हाँ, पुरानों को मिल रही है। न्यू ज्वाइनीज मतलब एक डेट के बाद से ज्वाइन करने वालों को पेंशन में भी नहीं आते। और मिसलेनियस यानी अब बाकी जो बचा, पहले MSMEs का टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ था। मतलब आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ था तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था। अब 10 करोड़ होगा टर्नओवर तो कराना पड़ेगा। 1500 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स के लिए किया गया और 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। ये बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, और इमरजेंसी फंड को 30,000 करोड़ कर दिया गया है। इमरजेंसी फंड यानी कि गवर्नमेंट के पास अगर कुछ नहीं पैसा आता है, कुछ हर जगह से जीरो हो गया, तो ये इसमें से देश चलाने के पैसे हैं बेसिकली। ये था अपना यूनियन बजट 2021। तो अब जैसे ये तो मतलब सब हो गया, लेकिन फिर देख उसके बाद जो एक मेन चीज के लिए हमेशा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, होटल में रहना लोगों का सस्ता होगा कि नहीं होगा, सर्विस, तो उन सब का कैसा क्या है हिसाब किताब? देख, अगर ओवरऑल देखे तो अभी गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि इंडिया में सब चीज बने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस बजट से मोबाइल तो महंगा हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी मोबाइल हो, आईफोन हो कि नॉर्मल हो, क्योंकि इंडिया में जनरली फोन्स असेंबल होते हैं, बाहर का ही है। हाँ, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लाना ही पड़ता है उनको बाहर से। सैमसंग के सारे फोन इंडिया में 90% बनते हैं, लेकिन एक दो प्रोसेस के लिए उनको बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है, तो वो थोड़ा सही बात हो गया। फिर एक और मेजर चीज कि पेट्रोल डीजल पे फार्म एग्रीकल्चर सेस लगाया गया, ठीक है। तो इससे हमको या मेरे को तेरे को नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए पेट्रोल महंगा सस्ता नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो एक्साइज ड्यूटी जो पड़ती है उसको कम कर दिया है और सेस लगा दिया है, तो वो नलीफाई हो गया बेसिकली। तो गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर पे खर्च करना है ना, वो सीधा यहाँ से लेगा, ये सेस का जो कलेक्शन होगा वो इधर से लेगा। और बाकी फॉरेन लिकर महंगा हो गया क्योंकि डबल कर दिया प्राइस। तो अगर 100 रुपए का बोतल था, अब सीधा 200 रुपए का बोतल हो गया, डबल हो गया। आई थिंक औरतों के लिए अच्छा ये हुआ कि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब उस पे ड्यूटी कम कर दी है, तो ऑलमोस्ट हाफ कर दिया आई थिंक। हाँ, ऑलमोस्ट हाफ की है। लिकर से याद आया कि अगला वीडियो लिकर पे ही होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस, नोटिफिकेशन आए आप लोगों को। और यही थे मतलब मेजर हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2021। और हमने फील गुड बजट था ये, ना ज्यादा कुछ दिया है ना ज्यादा कुछ लिया है। सेंसेक्स को देखे तब तो खुशी वाला ही था, 2300 पॉइंट ऊपर बैठ गए, तो फील गुड बजट। अरे लेकिन ऐसी ही उम्मीद थी, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि एकदम हाई-फाई आएगा, ऐसा भी, क्योंकि जैसा साल रहा है हमारा पिछला 2020 मतलब दुनिया के लिए खराब रहा है, तो
हाँ, कोई भी देश अपना बजट बनाएगा तो इससे मिलता जुलता ही बनाएगा कि मेडिकल सेक्टर इस पे जो अच्छा हुआ, मतलब कोरोना ने सबको ये बता दिया कि हेल्थ केयर पे फोकस करना जरूरी है, तो वो अच्छा हुआ। और डिफेंस में भी आई थिंक इस बार जो एलोकेशन मिला है वो हाईएस्ट है। हाँ, वो तो हर साल बढ़ाती जा रही है गवर्नमेंट, बढ़ता ही रहता है, बढ़ाती जा रही है गवर्नमेंट। बाकी सर्विस सेक्टर वालों के लिए थोड़ा सा वो है कि स्लैब में थोड़ा लोगों को लग रहा था कि और छूट मिलेगी, टैक्स थोड़ा कम लगेगा मिडिल क्लास के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है एट दिस पॉइंट। वो पॉसिबल नहीं है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा फिर अगर वो छूट देते तो? बस वही और था। हाईएस्ट कलेक्शन था आज तक। और यही था गाइस कि मतलब हम लोगों ने ट्राई करा कि जितना सिंपल करा जाए उतना सिंपल भाषा में आपको समझाएं। अगर समझ में आया, अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया तो यू कैन ऑलवेज शेयर दैट पॉइंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मतलब डिस्क्लेमर टाइप का, कि हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे किसी पार्टी को। तो हमने वो पॉलिटिकल चीजें अलग कर दी है कि हमने कितना अभी डिसएडवांटेज बताया, एडवांटेज बताया, हमने अभी से बताया है बजट में क्या है, क्या बजट, बस वो आपके ऊपर है, अच्छा है बुरा है। हमारा मतलब अभी हम उतना, हमारा दिमाग है भी नहीं सोचने लायक कि इन सब चीजों के ऊपर हम कमेंट करें कि आगे चल के अच्छा होगा कि बुरा होगा। इतना चला ही नहीं पाएंगे, हम चलाएंगे बीमार हो जाएंगे फिर। So thank you for connecting with us guys, और please like, share, comment, subscribe, do whatever you want to do with this video, and thank you so much guys.